हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत एएस और इंडियस के बारे में कि जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको देखना है कि एएस किस सिस्टम पर एएस लगता है, मतलब किसी कंपनी पर एएस लगता है या इंडियस लगता है। तो सबसे पहले देखिए क्या वो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है। यदि वो बैंक इंश्योरेंस कंपनी है तो फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एएस। तो इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, कोई भी इलेक्शन नहीं है, सब लगेंगे 129(8) और 6 को छोड़ते हुए। तो सिर्फ ओवरव्यू है, तो ज़्यादा जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें, तो हम बात करते हैं अगर बैंक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि लिस्टेड कंपनी है या कंपनी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या फिर अनलिस्टेड है बट उसकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज़्यादा हो, REIT हो, रियल इस्टेट वाली जो हमारी रहती है, IIT हो, या फैमिली हो इनकी जैसे क्या होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो। और ये अब हमको कब देखेंगे, लास्ट ईयर के 31 मार्च को। क्या इनमें से कोई है? जी हाँ है, तो आप क्या करेंगे, इंडियस लगाएंगे। अगर वो इंडियस लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, 35 इंडियस हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए हमारे रेलेवेंट रहते हैं। थोड़ा न्यू सिलेबस के लिए एक बार चेक कर लेंगे इसको, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चार्ट बना हुआ था। और दूसरा आता है जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियस, ये भी जो लेटेस्ट वाला है वो। ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। नोट करेंगे अगर एक बार आपको इंडियस लग गए तो एंटिटी कभी भी इसको जो है रिवोक नहीं कर सकती, वंस अप्लाइड हैंस अप्लाइड फॉर एवर। उसके बाद बात करते हैं क्या इन लिस्टेड या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टेड, अनलिस्टेड बट नेटवर्थ इज इक्वल टू मोर देन 250 करोड़, RIT, IIT एंड फैमिली यानी होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर नहीं है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती, तो हम ये देखेंगे क्या वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। मान लीजिए कि वो कंपनी है तो उसमें हम देखेंगे कि वो SMC है, स्मॉल मीडियम कंपनी है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर आप लगाएंगे आई गैप यानी कि AS, और फ्रेमवर्क ऑफ AS इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 to 29 तक AS सारे इसमें लग जाएंगे। अगर वो स्मॉल मीडियम कंपनी है तो इसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी इन सब की, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पशन इसके अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि नॉन कंपनी है, तो नॉन कंपनी के 4 पार्ट है, 1 2 3 4। इसमें से जो फर्स्ट वाले में अगर है तो उसके ऊपर पूरा जो है आई गैप यानी कि AS आपके अप्लाई हो जाएंगे, और बाकी 3 जो है उनके ऊपर आपको एग्जाम्पशन रिलैक्सेशंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये अलग अलग आप जो है इसको अलग अलग कैटेगरी, 4 कैटेगरीज इनकी डिफाइंड होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेंस ऑफ IFRS, IAS एंड विद इंडियस। मतलब कि जब IFRS यानी कि इंटरनेशनल के जो इंटरनेशनल जो IFRS हैं और इंटरनेशनल आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनको जब हमने इंडियस बनाया, हमारे इंडियस में कैसे कन्वर्ट किया उसके ऊपर बात की गई है। तो उसमें कहा गया कि कुछ चेंजेस किए गए, एज इट इज़ नहीं लिया गया। ऑप्शंस होती थी कि आप जो है सेम टू सेम ले लें, या फिर या तो सेम ले लें या सेम ना लें। तो हमने कुछ चेंजेस के साथ लिया इसको, हमारी जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए तो कुछ तो चेंजेस किए गए। तो वो कुछ तो सिग्निफिकेंट्स नहीं थे। सिग्निफिकेंट कैसे थे, क्यों काफ़ी बहुत सारे चेंजेस किए गए, छोटे छोटे। कहीं पे जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन थे कि आप या तो ऑप्शन A ले लीजिए या ऑप्शन B ले लीजिए, जो किस में थे, इंटरनेशनल में, IAS में। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने इंडियस बनाया तो हमने क्या कहा कि हम ऑप्शन A रखेंगे, B नहीं रखेंगे। तो ये हम इंडियस के में हमने क्या किया कि हम सिर्फ A रखेंगे, यानी कि वो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कंप्लाई कर गया, क्यों कहते हैं भी A लो या B लो, लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ A लो। तो हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडियस ज़्यादा गैप नहीं आता, छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। लेकिन अब कुछ चेंजेस हैं जो पुराने ओल्ड सिलेबस में 6 डिफरेंसेस हम इसमें लेके चलते थे, अभी शायद 1-2 और आ गए हैं, उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। तो अभी पिछले के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके अंदर 6 चेंजेस आते थे, जिसमें से हम कुछ तो हमने नए पॉइंट डाला था, उसको हम कहते हैं कार्व इन, और कुछ हमने पॉइंट्स वहाँ से हटा दिए थे, उसको कहते हैं कार्व आउट। कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिया, वहाँ से कुछ पॉइंट हटा दिए और अपना इंडिया तैयार हो गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कार्व आउट, और कुछ नया डाल देते हैं तो कार्व इन। अब बात करते हैं कि इंडियस किन किन पर एप्लीकेबल होगा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से एप्लीकेबिलिटी हम चेक कर लेंगे। हमने कहा कि यदि कोई कंपनी लिस्टेड है, हमारी कोई कंपनी अगर लिस्टेड हो गई है, कंपनी लिस्टेड प्रोसेस है एन एक्सचेंज, एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग NBFC, आपके NBFC है तो भी इसके अंदर क्या नहीं आएगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए भी अभी तैयारी चल रही है, कभी भी एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। उसके बाद किस पर एप्लीकेबल होंगे, अनलिस्टेड कंपनी है, नेटवर्थ जो है वो कितनी है, इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़। कब है, 31 मार्च को, लास्ट ईयर की 31 मार्च को है। नेटवर्थ में क्या क्या आता है, अगर हम इसकी बात करें, नेटवर्थ में आता है आपकी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर। अगर ये इक्विटी की तरह क्वालिफाई होते हैं, या आप अलग स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे कि कब जो है प्रेफरेंस
प्रेफरेंस है तो तरह के नेचर में क्वालिफाई हो सकते हैं, या तो इक्विटी और सेकंड होता है जी लाइबिलिटी। तो सारी बातें होंगी तो दूसरा क्या होगा लाइबिलिटी। तो जो इक्विटी वाले होंगे वो हम इसमें लेंगे, लाइबिलिटी वाले हम इसमें नहीं लेंगे। उसके बाद जी फ्री रिसोर्सेज जो आपके जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, रिटेन अर्निंग वगैरह। कोई लॉसेज है तो आप उसको लेस कर देंगे, ये लेस है। फिर कैपिटल रिजर्व आप ऐड कर देंगे। कैपिटल रिजर्व कौन से वाला करेंगे, जो गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से आ रहा है वो करेंगे। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट है वो सब आपके कैपिटल रिजर्व आ जाती है, आपके एग्जाम्पल हो गए। क्या क्या आपको नहीं लेना है, डू नॉट कंसीडर टू व्हाट, डू नॉट कंसीडर रिवैल्यूएशन रिजर्व आप इसमें नहीं लेंगे, या कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजर्व भी आप इसके अंदर नहीं लेंगे। ईसॉप रिजर्व इज कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व, ये आपको बता दिया गया, ईसॉप रिजर्व को भी आपको लेना है। तो आइए अब इसके बाद बात करते हैं, लिस्टेड हो गई, लिस्टेड हो गया। बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड IIT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या नोटिफाइड बाय सेबी, क्योंकि सेबी ने इसको नोटिफाई किया है इसलिए हम इसको इसमें ले लेते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अप्लाई इंड AS ऑन एनी कॉर्पोरेशन। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू अप्लाई इंड AS ऑन एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को बोलती है कि हाँ भाई इसके ऊपर इंड AS लगाओ तो उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को छोड़ दो, बाकी तीन है यानी कि लिस्टेड, अनलिस्टेड और जो आपका सेबी द्वारा है, तो इन्हें कहा गया इन केस ऑफ कंपनीज ऑलवेज अप्लाई इंड AS टू फुल फैमिली होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं होता है, सिर्फ अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो कंपनीज हैं अगर तो आपको होल्डिंग पे, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर सभी के सब पर आपके इंड AS एप्लीकेबल हो जाएंगे फ्रॉम द सेम डेट। अब कुछ स्पेशल केसेस की हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ डिस्कशंस के लिए। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले क्या है कि कंपनी अप्लाइंग इंड AS, कि कौन सी कंपनी इंड AS अप्लाई कर रही है। ये कंपनी है जो इंड AS अप्लाई कर रही है। दूसरी आएगी अदर कंपनी रिलेटेड टू वन, जैसे ये इंडियन पेरेंट कंपनी है, इसकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, समझ गए। अदर कंपनी रिलेटेड टू फर्स्ट यानी फॉरेन सब्सिडरी रिलेटेड टू इंडियन पेरेंट कंपनी। तो इसके अंदर क्या होगा, इंड AS, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, Ind AS not applicable to foreign subsidiary, but it will provide data as per Ind AS to the parent company for the consolidation। इसके ऊपर तो Ind AS होंगे नहीं क्योंकि तो फॉरेन की कंपनी है, तो इंडिया के लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्योंकि क्या करेगी, Ind AS के अनुसार अपने सिर्फ जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि यहाँ पे क्या हो सके, कंसोलिडेशन किया जा सके आराम से। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि सब पहले था इंडियन पेरेंट थी फॉरेन सब्सिडरी, अब इसका उल्टा करते हैं। सब्सिडरी इंडियन है और जो फॉरेन है, फॉरेन कंपनी जो पेरेंट कंपनी है, तो इंडिया से हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू पेरेंट कंपनी, उसका कोई लेना देना है नहीं, इंडियन सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगी। इसके बाद तीसरा आता है जी कंपनी है, कोई भी कंपनी है पेरेंट जिसके ऊपर इंड AS लग रहे हैं और उसकी सब्सिडरी कोई बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें वही है, बैंक के इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंड AS अप्लाई नहीं होते, लेकिन वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे डाटा एज टू पेरेंट कंपनी फॉर कंसोलिडेशन पर्पज़। और उल्टा की सब्सिडरी के ऊपर आपके अप्लाई हो रहे हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस पर नहीं हो रहे, तो सब्सिडरी अप्लाई इंड AS बट ऑल्सो प्रोवाइड डाटा एज पर द IGAAP यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डाटा देगी टू द पेरेंट कंपनी फॉर कंसोलिडेशन पर्पज़। इसमें आप इसको ही चेंज करना पड़ेगा, करेगा चेंज नहीं करना पड़ेगा, सोचिए मतलब इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा डाटा, ताकि वो जो है AS के अकॉर्डिंग, इसको कैसे देगी, AS के अकॉर्डिंग, AS के अकॉर्डिंग, ताकि ये जो है कंसोलिडेशन कर पाए। तो ये था आपका थोड़ा सा एप्लीकेबिलिटी और इंड AS के बारे में हल्की सी जानकारी। अब आप लोगों से एक वही लास्ट में रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट करें आपकी फीडबैक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली सारी वीडियोज़ आपके पास तुरंत आ जाएं, और बेल आइकन तो अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सभी इंड AS हम साथ साथ करेंगे, ऐसे ही रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, बाय बाय।